जॉन पॉल सार्त्रे ने थिंकिंग और फिलॉसफी को ग्लैमरस बनाया। उसका जन्म पेरिस में 1905 में हुआ था। उसके पिता एक नेवी कैप्टन थे और तभी मर गए थे जब पॉल बच्चा ही था। इसलिए पॉल अपनी माँ से ज़्यादा करीब रहे जब तक कि उसकी माँ ने दूसरी शादी न कर ली। पॉल की आंखों में भैंगापन था और वो मोटे मोटे चश्मे लगाया करता था और कद में बहुत छोटा था, बस 5 फुट 3 इंच। पेरिस के लोगों के हिसाब से इसको छोटा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लंबाई ठीक ठाक ही होती है। जनरली वो अपने आप को बदसूरत ही कहता था। उसने जिस फिलॉसफी पर काम किया वो है एग्जिस्टेंशलिज्म। पॉल अपनी बुक बीइंग एंड नथिंगनेस के लिए ख़ास तौर से फेमस हुआ। उसका पहला नॉवल नौसा 1938 में पब्लिश हुआ। ये एक फ़िलोसफिकल नॉवल है जिसमें एग्जिस्टेंशलिज्म की थीम पर स्टोरी बेस है। अब ये एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है? अगर ये समझ नहीं आया तो सब कुछ बेकार है। तो 20th सेंचुरी में एक फ़िलोसफिकल मूवमेंट हुआ, ख़ासकर राइटर्स के बीच में, जैसे कि जीन पॉल सार्त्रे, अल्बर्ट कामू और मार्टिन हेडगर। सार्त्रे ने कहा कि एग्जिस्टेंशलिज्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल है एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस। मतलब एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसफर्स ये मानते हैं कि इंडिविजुअल या कोई भी इंसान पहले एग्जिस्ट करता है, मतलब पहले अस्तित्व में आता है, बाद में उसका एसेंस डिफाइन किया जाता है। एसेंस मतलब कोर पर्पस। जैसे कि एक नाइफ का एसेंस होता है चीज़ों को काटना, इसी तरह एक इंसान का एग्जिस्टेंस पहले आता है, फिर उसका एसेंस उसकी चॉइस और उसके एक्शन से तय किया जाता है। जैसे किसी टीचर का टीच करना होता है एसेंस, तो उस इंसान का एसेंस हुआ टीच करना, जो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो टीचर बना रहे या कुछ और बन जाए। ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले एसेंस या पर्पस डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई क्या होगा वो बाद में आता है। इंसान खुद अपनी आज़ादी से, पर्सनल चॉइस से अपनी खुद की पहचान बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुद एक मीनिंग देते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ों में जो चीज़ें इंसान बनाता है उसमें पहले पर्पस आता है, मतलब एसेंस आता है, फिर एग्जिस्टेंस आता है। जैसे पेन, बुक, टीवी, रेडियो, ऐसे ही हज़ारों एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो पहले इनकी ज़रूरत और पर्पस आता है, फिर इनका एग्जिस्टेंस आता है। तो ये हुआ एग्जिस्टेंशलिज्म आसान शब्दों में। वैसे इसमें कई और की कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे ऑथेंटिसिटी एंड इंडिविजुअलिटी, एंक्विश एंड एग्जिस्टेंशियल ड्रीड, एब्सर्डिटी एंड रिसर्च फॉर मीनिंग, एंजाइटी एंड ऑथेंटिसिटी इन द फेस ऑफ डेथ। इनके बारे में सार्त्रे कहता है हमें अपनी ज़िंदगी खुद ही बनानी पड़ती है, अपनी खुद की वैल्यू खुद से ही क्रिएट करनी पड़ती है। ईश्वर का कोई अस्तित्व है ही नहीं। हम सब बिना किसी डेस्टिनी या पर्पस के पैदा हुए हैं। सब कुछ हमारे ऊपर ही है। ये ज़िंदगी दुखी हो जाती है जब हम सवाल करते हैं कि आखिर हम जी क्यों रहे हैं, हम यहाँ क्यों हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें वास्तव में जीना कैसे चाहिए। इस पर एक दूसरे फिलोसफर अल्बर्ट कामू कहते हैं कि हाँ, हम बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन ये संसार एब्सर्ड है, बिना किसी लॉजिक के है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो सिसिफस की कहानी सुनाता है, जिसको ये श्राप दिया गया था कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक गोल पत्थर को एक पहाड़ की चोटी तक चढ़ा कर ले जाएगा, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसको लुढ़कता हुआ नीचे की ओर जाता हुआ देख सके। ये काम वो अंत आने तक करेगा। ऐसी ही कुछ ज़िंदगी हम इंसानों की है। हम रोज़ाना सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं और सो जाते हैं, और एक ना एक दिन हम मर जाते हैं। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम इसे दुखी होकर एक्सेप्ट करें तो भी हमें वही रोज़ के काम करने पड़ेंगे, और अगर हम ये मान लें कि ये वर्ड एब्सर्ड है और इसी में कोई पर्पस तलाश कर लें तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। हमें अपनी एब्सर्ड लाइफ को एक्सेप्ट करना होगा। बैक टू द सार्त्रे। वो मानता है कि कोई गॉड नहीं है, बस हम हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी की मीनिंग तलाश करनी है। लेकिन सारे इस लाइन के फिलोसफर ऐसी नहीं हैं। वो मानते हैं कि ये यूनिवर्स बिना गॉड और सेंस के यूं ही चल ही नहीं सकता। फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म 19th सेंचुरी के डेन कीकरगार्ड एक क्रिश्चियन बिलीवर थे। वो मानते थे कि रीज़न और एविडेंस से ईश्वर के अस्तित्व को साबित नहीं किया जा सकता,
ये एक ऐसा फेथ होता है जो रेशनल नहीं होता। तो एग्जिस्टेंशलिज्म पूरी तरह से मीनिंगलेसनेस के बारे में नहीं है, ये बस हमारे ऊपर आई जिम्मेदारी और डिसीजन के बारे में है कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में सही फैसले लेते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। सार्त्रे अपनी फ़िलॉसफी को और अच्छी तरह समझाने के लिए एक सीन क्रिएट करता है कि अगर हम एक नॉर्मल से एक्ट से पर्दा हटा दें तो वो नॉर्मल सा एक्ट किस तरह से दिखाई दे सकता है। जैसे कोई इंसान जब अपनी पार्टनर या फ्रेंड के साथ में डिनर करता है, देखने में एक बहुत ही नॉर्मल एक्ट है, लेकिन इसकी फंडामेंटल रियलिटी इससे अलग होगी, क्योंकि वो दोनों कपल एक ऐसे प्लानेट पर हैं जो घूमता रहता है और इन कपल की लाइफ की स्टार्टिंग हाइड्रोजन और हीलियम के एक्सप्लोजन से हुई है, मींस बिग बैंग थ्योरी, जिसकी वजह से आज ये दोनों वहाँ डिनर के लिए हैं। और जिस टेबल के नीचे इन्होंने अपनी टांगें फैलाई हुई हैं, वो टेबल एक पेड़ को काटकर बनाया गया है जिसमें कभी लाइफ थी, और खाने के लिए दूसरी किसी लाइफ के मरे हुए टुकड़े हम अपनी प्लेट्स में रखते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वेज है या नॉन वेज, प्लांट्स और एनिमल दोनों में लाइफ होती है। तो वो कपल्स अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए दूसरी लाइफ को कंज्यूम करते हैं। ये सीन अब इतना नॉर्मल नहीं रहा जितना पहले लग रहा था। तो वो रोज़ाना की ज़िंदगी के अनुभव की बेसिक या फंडामेंटल स्ट्रेंजनेस और लॉजिकलेसनेस को दिखाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वो अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करता है जिसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से डिटेल में पढ़ लेते हैं। एग्नोइसे एक फ्रेंच वर्ड है एंगुइस या एंग्जाइटी का। सार्त्रे के अकॉर्डिंग ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। इसकी बात वो अपनी बुक बीइंग एंड नथिंगनेस में करता है। उसकी एग्जिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी में एंगुइस एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है जो हमारी आज़ादी और जिम्मेदारी के एहसास से आता है। वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग आर कंडेम्ड टू बी फ्री, मतलब इंसानों को सज़ा दी गई है आज़ाद रहने की। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ कोई पर्पस या एसेंस या नेचर नहीं जुड़ा होता। हमारे पास पूरी आज़ादी होती है अपना पर्पस चुनने की या अपना एसेंस चुनने की, अपनी चॉइसेस के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू। फिर भी ये आज़ादी एक बर्डन के साथ आती है, एक जिम्मेदारी के साथ आती है। हम अपने एक्शन और चुनावों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ये न केवल हमें बल्कि पूरे संसार को इफ़ेक्ट करती है, और यही अनलिमिटेड फ्रीडम का एहसास और जिम्मेदारियों का बोझ हमें एंजाइटी या एंग्विश जैसी बेचैन करने वाली फीलिंग का एहसास कराती हैं। नेक्स्ट उसकी फ़िलॉसफी का कॉन्सेप्ट आता है बैड फेथ। इसका मतलब होता है सेल्फ डिसेप्शन या डिनायल ऑफ वन फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब खुद के साथ धोखा करना या किसी की आज़ादी और जिम्मेदारियों से इनकार करना। इसमें कोई भी इंसान खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है और अपने आप को ये विश्वास दिलाकर धोखा देता है कि वो अपनी एसेंस या अपने लिए चुनाव या डिसीज़न लेने के लिए आज़ाद नहीं है। इसके बजाय वो इंसान उन सब रोल्स को प्ले करता है या फेथ और वैल्यू को एक्सेप्ट करता है जो बाहर से उस पर थोप दी जाती हैं, जैसे समाज, ट्रेडिशन, रिलीजन और कोई अथॉरिटेटिव फिगर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान किसी जॉब में होता है लेकिन वो अपने काम को पसंद नहीं करता और उसे विश्वास है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो जॉब छोड़कर दूसरी जॉब तलाश करे, क्योंकि समाज या बाहरी फैक्टर उससे ये उम्मीद रखते हैं कि वो एक अच्छी जॉब में है और रेस्पॉन्सिबल लाइफ जी रहा है, ऐसा उसका विश्वास है। वो इंसान अपनी आज़ादी से इनकार करता है और वो अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकता। ऐसे विश्वासों में जो जीता है वो अपनी आज़ादी को सेक्रीफाइस करता है। ये बैड फेथ है कि मुझे बस यही काम करना है, इसी के साथ रहना है या यहीं पर घर बनाना है। सार्त्रे की फ़िलॉसफी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वी आर फ्री टू डिसमेंटल कैपिटलिज्म। एक सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से लोग अपने आप को आज़ाद महसूस करने से रोकते हैं वो है पैसा। हम में से बहुत से लोग ये कहकर कई सारे पॉसिबल ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में छोड़ देते हैं, जैसे विदेश जाना, नया करियर आजमाना, साथी को छोड़ना या शादी करना, कि काश मुझ पे पैसे होते तो मैं सब वो काम कर सकता जो चाहता हूँ। पैसे के सामने इंसान का इस तरह मजबूर होने से
सार्थरे पॉलिटिकल लेवल पर अपनी नाराज़गी जताता है। उसका विश्वास है कि इंसान को इस तरह से मजबूर देश का कैपिटलिस्ट सिस्टम बनाता है जिसे पूंजीवाद कहते हैं। ये एक बड़ी जाइंट मशीन है जो सिर्फ ज़रूरत पैदा करती है, जो ज़रूरत असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक सामान्य जीवन में ये हमें ये सोचने और विश्वास दिलाने का काम करती है कि हमें दिन में कितने घंटे काम करना है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है और कौन सी सर्विस बाय करनी है। लेकिन इन सब में बस जो चीज़ अहम है वो है डिनायल ऑफ फ्रीडम, मतलब अपनी आज़ादी के साथ सेक्रीफाइस करना या ज़िंदगी जीने के उन सब पॉसिबल तरीक़ों से जीने को मना करना जिन तरीक़ों और पसंद से हम जी सकते हैं, उनको इतना सीरियस ना लेना जितना हमें लेना चाहिए। इन्हीं विचारों की वजह से सार्थरे को मार्क्सिज्म में अपनी पूरी लाइफ इंटरेस्ट रहा। ऐसा लगता है जैसे मार्क्सिज्म लोगों को अपनी आज़ादी को एक्सप्लोर करने की अनुमति देता है, एक ऐसी तरह से ना जीने से जैसे भौतिकवादी उम्मीद करते हैं कि हर इंसान कैपिटलिज्म का हिस्सा बने और बस काम करता रहे, पैसे कमाता रहे और चीज़ों को ख़रीदता रहे और व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाता रहे। सार्थरे ने पेरिस की सड़कों पर कई सारे प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, लेकिन उसको 1968 में अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉले ने उसे ये कहकर माफ़ कर दिया कि तुम वोल्टेयर को अरेस्ट नहीं कर सकते। आखिर में ये कहा जा सकता है कि सार्थरे ये कहने की कोशिश करता है कि चीज़ें वैसी नहीं होनी चाहिए जैसे वो हैं। वो लोगों की अधूरी क्षमताओं को पहचानता है। वो ये बात कहता है कि हम अपने अस्तित्व को एक्सेप्ट करें, नई चीज़ें बनाएं, जैसे कोई इंस्टीट्यूशंस, हैबिट, नज़रिया, कोई आइडिया। इस तरह के विचार हमारी ज़िंदगी में हो सकता है कोई ज़्यादा खुशियाँ ना दें, पर हमें इसका एहसास ज़रूर दिला देंगे कि हमें ज़िंदगी में किन चीज़ों से बचना है और ज़िंदगी कैसे जीनी है।